बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है 2022-23 के सेशन के लिए आपके मिड टर्म के एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो उसी से संबंधित सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। और आज का हमारा विषय है पॉलिटिकल साइंस। इस क्वेश्चन पेपर को हम विद सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी में, हिंदी मीडियम में आपको अच्छे से समझा दूंगा और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, ये अभी तक का आपका जो लेटेस्ट पेपर का पैटर्न है, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। जैसे ही इस पेपर में कोई चेंज होगा, तो उसके लिए स्पेशल अपडेट की वीडियो बना दी जाएगी और जो पेपर आएगा उसकी भी वीडियो बना दी जाएगी। तो अभी तक का जो पैटर्न है उसके हिसाब से चलिए समझते हैं। देखो, टाइमिंग हमारी 3 घंटे की है, मैक्सिमम हमारा है 80 मार्क्स। सामान्य निर्देश की अगर हम बात कर लें तो सभी प्रश्न हमारे लिए अनिवार्य हैं। खंड क में हमारे 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन होने वाले हैं। खंड 6 में हमारे 2 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के सोर्स पेज और दोनों ही क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4। खंड ग में हमारे 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। खंड घ में हमारे 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। खंड न में हमारे 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 28 होगा मानचित्र, 29 होगा चित्र से संबंधित यानी कि कार्टून। और खंड 6 में हमारे 30, 31, 32 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। और सेम चीज यू कैन रीज इन आल्सो इन इंग्लिश। क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, देखो प्रश्न 1 है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मूल निवासियों की एक शुरुआती परिभाषा दी, वो क्या थी? बेसिकली हमें बताना है मूल निवासी से संबंधित क्या परिभाषा रही है, इंडिजिनियस पीपल से संबंधित यूएनए की क्या डेफिनेशन आई थी। तो 1982 में यूएनए ने ये कहा कि हम मूल निवासियों को ऐसे वंशज मानते हैं जो कि मौजूदा देश में ही बहुत देशों से रह रहे हो, उन्हें हम मूल निवासी मानते हैं। इन पर किसी दूसरे अन्य संस्कृति या जातीय लोगों ने आकर हमला बोलकर इन्हें गुलाम बना लिया है। अब उन्हीं को हम मूल निवासी कह देते हैं। ठीक है, एंड यू कैन रीड इन ऑल्सो इन इंग्लिश सीरीज। ये चीज समझ में आ गई क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? सिंपल सी बात है भाई, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रवाह। अब किस चीज का प्रवाह? तो विभिन्न देशों के बीच वैश्विक स्तर पर विचारों का, व्यक्तियों का, वस्तु का, संसाधन का और पूंजी का जो आदान प्रदान है, जो प्रवाह है, वही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? थर्ड क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को नेहरू जी के द्वारा दिए गए भाषण का क्या नाम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर फर्स्ट, भाग्यवधु से चिर प्रत्यक्ष भेंट। और इसको हम कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। आई थिंक जहां तक मुझे याद है ये भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं भाग्यवधु से चिर प्रत्यक्ष भेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो सिंपल सी बात है 2015 में हुई थी स्टार्टिंग पे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अरब स्प्रिंग के कोई 2 परिणाम लिखो, यानी कि एक परिणाम आधे मार्क्स का। तो पहला परिणाम क्या था? ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई। इसका लाभ केवल ट्यूनीशिया में हुआ था। कुछ देश जैसे कि लीबिया, सीरिया पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। कुछ देशों में सैन्य शासन और भी मजबूत हो गया था। एक तरीके से इसके परिणाम जो थे वो नकारात्मक ही हमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो छोटे-छोटे परिणाम हैं, कोई ज़्यादा आपको वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 है हमारा, आसियान के झंडे की कोई एक विशेषता बतानी। तो देखो आसियान के झंडे में धान की 10 वालियां हैं, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो 10 देश हैं इसमें सम्मिलित, उनको दर्शाता है। ठीक है, उनकी मित्रता को और उनकी एकता के धागे को दर्शाता है कि ये बंधे हुए हैं। अब इसमें एक आयत भी है, सॉरी व्रत है बेसिकली। तो ये जो व्रत है, ये आसियान की एकता का प्रतीक है। आसियान देशों के बीच में जो एकता है उसका प्रतीक है। ठीक है, और इसी तरीके से आशियन फ्लैग के बारे में आप यहाँ पे इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान में शासन की प्रक्रिया का बदलना आम बात है, यानी कि शासन जो है वो सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र आ जाता है। तो इस कथन के संदर्भ में पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न हो पाने के कारण में कौन सा सही है? देखते हैं भाई। पहला है कि यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भू अभिजनों का सामाजिक दबदबा। ठीक है, राइट है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान के साथ अपने स्वार्थ को साधने के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। राइट है। पाकिस्तान को एक विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद संगठन,
तो इन सभी कारणों की वजह से पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक आता रहता है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसी तरीके से आप इंग्लिश में देखेंगे तो ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो देखो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो ये स्थापना 11 दिसंबर 1946 को जब ये स्थापित हुआ था, तब इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो नष्ट हुए राष्ट्र हैं, उनमें जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाया जाए, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को संभाला जाए। अब इसका जो उद्देश्य है वो बाल शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण के लिए किया गया है, यानी कि अब इसका उद्देश्य जो है वो ये बन गया। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। इंग्लिश में ये आप देख सकते हैं, एस्टेब्लिश्ड एंड इनिशियल पर्पस एंड मेन पर्पस व्हाट वाज दैट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक शीर्षक का नाम लिखना है। एक वृहत समूह जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम, इसने 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित की। अब उस पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो उस पुस्तक का शीर्षक था लिमिट टू ग्रोथ, लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, इंग्लिश में ये आप यहाँ पे समझ सकते। 10वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विरोध में विश्व स्तर पर किस मंच की स्थापना की गई और उस मंच की सबसे पहली बैठक कहाँ हुई? तो देखो, एक बेसिक सा फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। मैं आपको एक नंबर का क्वेश्चन भी 2-3 नंबर में बताता हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पॉइंट में 2 से 3 पॉइंट है, अगर आप वो पूरा भी याद कर लोगे, 2 मार्क्स में आ गया तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, तो कोई बच्चा ये शिकायत मत करना कि सर इसमें इतना लिखना है क्या? बिल्कुल नहीं, आपको जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, अब उसमें देखो ये 3 से 4 चीज़ मैंने बताई, जैसे वैश्वीकरण का विरोध में कौन-सा मंच बना था, ये तो लिखना ही है हमें। वर्ल्ड सोशल फोरम यानी कि विश्व सामाजिक मंच। अब पूछा गया है कि पहली बैठक कहाँ हुई? तो इसकी पहली बैठक हुई थी, क्या पूछा गया? कहाँ पर हुई थी? कब हुई थी ये नहीं पूछा गया है। तो कहाँ हुई थी? पोर्ट अलीगेरो ब्राज़ील में। कब हुई? 2011 में। इसकी चौथी बैठक जो कि बुक में दे रखा है 2004 मुंबई में भारत में हुई। और इसकी जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसकी 16वीं बैठक हुई है 2018 में। सोल्वाडोर ब्राज़ील के बहिया में। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझ में आई होगी कि मैं आपको नॉलेज जो है वो इतनी ज़्यादा दे रहा हूँ कि उसमें से अगर आप आधी भी ले लेते हो तो भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से 11 क्वेश्चन देख लीजिए आप। ब्रिक्स संगठन पहले ब्रिक था जो बाद में ब्रिक्स बना, ये कब और कैसे हुआ? तो सिंपल सा अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि 15 अप्रैल 2010 को जब ब्राज़ील ब्रिक्स का जो ब्रिक था इसका दूसरा सम्मेलन हुआ, तो इस दूसरे सम्मेलन में ये फैसला किया गया साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक्स लिखा ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ब्रिक लिखना है। ब्रिक में शामिल किया जाएगा जिसके फलस्वरूप 24 दिसंबर में 2010 में, यानी कि 24 दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया और ब्रिक्स बन गया। ठीक है, तो बेसिक सा आंसर आप ये लिख देंगे। लेकिन अब देखो आपको नॉलेज क्या दे रहा हूँ मैं। ब्रिक्स को पहले ब्रिक्स जो था वो पहले ब्रिक था जिसमें 4 देश सम्मिलित। तो इसका पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को याकत्री रूस में हुआ था। ठीक है, अब कौन-कौन से देश शामिल थे? तो ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, अब उनके नेता जो थे, कौन-कौन से नेता इसमें शामिल हुए थे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो देखो, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझना, एक क्वेश्चन पेपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए वीडियो लगभग 1 घंटे से ऊपर की बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आप इन चीज़ों को इंग्लिश में भी यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं, नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो नई विश्व व्यवस्था क्या है? बेसिकली प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है ये। तो जब इराक के द्वारा कुवैत पर 1990 में कब्जा कर लिया गया था, तब यूएनए को द्वारा इराक को समझाने की जो कोशिशें थी, वो यहाँ पे असफल हो रही थी। तब यूएनओ ने अपना एक नाटकीय फैसला सुनाया। ये नाटकीय फैसला ये था कि इसने कहा हम बल प्रयोग करेंगे। अभी तक यूएनओ ने कभी ऐसा फैसला नहीं सुना इतिहास में, इसीलिए इसको नाटकीय फैसला कहा गया और कहा यूएनओ ने कि हम बल प्रयोग करेंगे। इसी प्रक्रिया को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, इन्होंने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी थी। ठीक है, और फिर इराक जो कुवैत था उसको मुक्त कराने के लिए अमेरिका के साथ में 34 देशों ने मिलकर सेना बनाई। लगभग 66 लाख सैनिकों ने कुवैत पर इराक पे आक्रमण किया, जिसमें
70 से 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और भी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको समझनी चाहिए। ठीक है? तो 1 मार्क्स में इतना ही लिख देंगे आप। इंग्लिश में आप देख ही सकते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। यहाँ पे है 1951 के चुनावों में श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी की सरकार बनी एवं शेख मुजीबुर रहमान ने सरकार की बागडोर संभाली। कथन को सही करके लिखो। देखो, शेख मुजीबुर रहमान किससे संबंधित है? पाकिस्तान के सैनिक शासन से संबंधित। ये तो खत्म ही है, गलत ही है पूरा, कथन तो गलत ही है एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा? सुलेमान भंडार नायक है। तो राइट आंसर कैसे लिखेंगे, यानी कि कथन को हम सही करके कैसे लिखेंगे कि 1951 के चुनावों में श्रीलंकाई फ्रीडम पार्टी की सरकार बनी एवं सुलेमान भंडार नायक की सरकार इन्होंने सरकार की बागडोर संभाली थी। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था? द्विराष्ट्रीय यानी कि दो राष्ट्र का सिद्धांत। सिंपल सी बात है। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये राष्ट्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत ये कहा गया इंडिया दो कौमों का देश है और इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की, जिसे नहीं माना गया और कांग्रेस ने भी इस सिद्धांत का विरोध किया। ठीक है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? दो कौमों का देश इंडिया है, ये बताता है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको लेके आए। उसके बाद इंग्लिश में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं होने के कारणों में सही का चुनाव करें। तो देखो, सबसे पहला है वीटो पावर धारक देश। ये सही है क्योंकि जब भी भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने की बात चलती है तो कई बार जो चीन है वो अपने वीटो पावर का उपयोग करता है और इसे रद्द कर देता है। दूसरा, अन्य प्रबल दावेदार, क्योंकि एशिया से अगर भारत है तो ऑस्ट्रेलिया से कोई भी महाद्वीप, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कोई देश नहीं है। ब्राजील से बहुत बड़ा है, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका, वहां से ब्राजील इसकी प्रबल दावेदारी करता है तो वो दिया जाता है। उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में मुख्य है पाकिस्तान, इसके साथ इसके संबंध सही नहीं है। लोगों का मानना ये है कि अगर ये सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो ये इसके देश के लिए, यानी कि भारत अपनी इसके जो पड़ोसी देश है उनके लिए खतरा पैदा करेगा, क्योंकि इसके पास भी परमाणु हथियार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारण में उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सारी चीजें समझ में गई। इसी चीज को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। 16 है हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस इनके द्वारा तैयार की गई। ठीक है, इंग्लिश में भी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी तक का जो क्वेश्चन पेपर है जो मैंने आपको समझाया, आई होप जितने भी क्वेश्चन थे सेक्शन नंबर 1 के सारे के सारे आपको यहाँ पे समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इससे जुड़ सकें। चलिए सेक्शन नंबर बी की बात करें। बेसिकली क्या है कि दो क्वेश्चन होंगे हमारे 4-4 मार्क्स के और एक मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो स्रोत आधारित। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो चलिए हम सोर्स को पढ़ते हैं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उस सीमा के बाहर से हो। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं है जो देशों के व्यवहार पर, उनके बर्ताव पर अंकुश लगाने में सक्षम। जैसे किसी देश के भीतर खतरे को अगर हमें निपटाना है तो जानी मानी एक पहचानी व्यवस्था होती है जिसे हम सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं। तो अब इसके संदर्भ में क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन पहला ये है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है वो है खतरे से आजादी। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, खतरे से आजादी। सेकंड, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में देश को किस खतरे से चेताया जाता है? तो बाहरी अर्थात किसी अन्य देश के हमले से, राइट। आंतरिक अर्थात बीमारी, आंदोलन, बेरोजगारी, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, नस्लवाद। सही है, दोनों सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा, 1 और 2, ये दोनों ही सही है क्योंकि बाहरी सैनिक में आ जाता है, आंतरिक आंदोलन, बेरोजगारी इस तरीके से। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाए। थर्ड है, विश्व के समक्ष सुरक्षा के नए स्रोत क्या? तो आतंकवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, मानवाधिकार उल्लंघन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, हमारी वैश्विक निर्धनता भी बढ़ रही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त तो सभी राइट है।
यहाँ पे भारत के संदर्भ में पूछा गया कि भारत की सुरक्षा रणनीतियां कितनी हैं? 1, 2, 3 या 4? तो लगभग 4, लगभग नहीं बल्कि पूर्ण रूप से 4 सुरक्षा नीतियां, ठीक है? भारत की, समझ गए? तो 17 के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट समझ में आ गया हो क्या? पहले का पहला है, दूसरे का फोर्थ है, देन थर्ड का भी हमारा फोर्थ है और फिर जो फोर्थ है उसका तो फोर्थ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो बेसिक मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, और सोर्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद 17.2 का फोर्थ हमारा राइट है, एंड देन थर्ड का हमारा जो है फोर्थ राइट है, उसके बाद का हमारा फोर्थ राइट, ठीक है? अब आ जाता है हमारा इसी में स्रोत आधारित दूसरा क्वेश्चन, 18वां। स्रोत पढ़ते हैं। खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई। भारत विदेशी खाद्यान्न सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई जिसे हरित क्रांति कहते हैं। अब देखो, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस एम स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एस एम स्वामीनाथन। सेकंड क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस सकारात्मक परिणाम नहीं है, यानी कि हरित क्रांति का कौन सा सकारात्मक परिणाम नहीं है? तो देखो, खाद्यान्न के क्षेत्र में ये आत्मनिर्भर बन गया था, राइट है। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आयातक से यानी कि खुद के देश में लेने से दूसरे को देने दूसरे देशों को भेजने में इस तरीके से बन गया था। कृषि से संबंधित उद्योग उपकरण इन सभी का विकास हुआ, तो ये तो तीनों हमारे सही हो गए। अब जो सकारात्मक परिणाम नहीं है वो है फोर्थ, इसका जो लाभ था वो संपूर्ण देश को नहीं हुआ, कुछ गिने चुने जो राज्य से उन्हें ही हुआ। जैसे कि 18.13 है, हरित क्रांति का नकारात्मक परिणाम है। तो इस संबंध में हमारा जो ऑप्शन फोर्थ है ये सही है। अब देखो कैसे, हरित क्रांति का लाभ संपूर्ण किसानों को नहीं हुआ। अमीर किसान जो था वो और अमीर हो गया, गरीब किसान और गरीब हो गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहीं के जो किसान थे वो काफी मजबूत हुए और बाकी के किसान जो थे वो पिछड़ गए एक तरह। तो ये इसके नकारात्मक परिणाम में कौन सा राइट है? उपरोक्त। स्वतंत्र भारत में अकाल की स्थिति किस दशक में बनी? देखिए, अकाल की स्थिति स्वतंत्र भारत में कब बनी थी? इसका राइट आंसर है 1960 के दशक में, ठीक है? अकाल पड़ गया था 1960 के दशक। ये चीज आपको समझ में आ गई। 18 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हिंदी में तो मैंने आपको समझा दिया है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हमारा सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड फोर्थ का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से सेक्शन ए और बी दो सेक्शन कंप्लीट हो गए। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। दो दो मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं फैली हुई हैं, कोई 4 लिखो। देखो 2 मार्क्स का है लेकिन 4 आपसे पूछी गई, तो मैंने आपको 7 बताई हैं, 7 में से कोई 4 याद रख लेना, ठीक है? बस बात बन जाएगी। कौन सी समस्याएं फैली हुई हैं? तो सबसे पहले कृषि योग्य भूमि घट रही है और उसकी जो उर्वरता है, उपजाऊपन की क्षमता, वो भी खत्म। चरागाहें में चारे तथा मत्स्य भंडार जो है वो घट रहे हैं। जल प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है और स्वच्छ जल की कमी हो रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जैव विविधता के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियां यहाँ पे विलुप्त होती जा रही हैं। ओजोन परत में छेद होता जा रहा है रासायनिक गैसों के कारण। समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वो काफी प्रदूषित हो जा रहे हैं, समुद्र प्रदूषित हो रहा है जिससे मछलियां जो हैं, जलीय जीव है, उनको खतरा हो रहा है। तो ये है पर्यावरण से संबंधित विश्व में फैली हुई विभिन्न विभिन्नताएं, समस्या। तो देखो 2 मार्क्स में आपको मैंने 7 समझाई हैं। अगर 4 मार्क्स में भी आएगा तो भी आप 5 या 6 भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? इसी तरीके से आप इसको इंग्लिश में यहाँ से समझ सकते हैं। एक 20, वैश्वीकरण के विरोध में कोई 4 तर्क लिखिए, ठीक है? 4 पूछे तो 4 हम बताएंगे। पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की आलोचना हो रही है, वामपंथी, दक्षिणपंथी दोनों ही इसकी आलोचना। वैश्वीकरण एक पूंजीवादी व्यवस्था है, ये अमीर को और अमीर बनाती है, गरीब को और गरीब बनाती है।
वैश्वीकरण की वजह से आज जो राज्य है वो काफी कमजोर होते जा रहे हैं। वह अब गरीबों के हितों में रक्षा उनकी नहीं कर पा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। राजनीतिक अर्थ में इसकी आलोचना ऐसे होती है कि राज्य कमजोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरचनावाद के दौर को हमें फिर से कायम करना होगा, क्योंकि राजनीतिक अर्थ में जो राज्य है वो कमजोर हो रहे हैं। हाँ, सांस्कृतिक अर्थ में चिंता की बात क्या है कि लोग जो वो विभिन्न देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं और अपनी परंपरागत जो संस्कृति है, मूल संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं। एक जैसी सोच रखने वाले लोग, जो लोग नहीं जो देश हैं, वो एक साथ मिलकर ताकतवर हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। वहीं जो अन्य हैं, वो विकासशील देशों को ये डर सताने लगा है कि कहीं ये हम पर हमला ना बोल दे और हम पे आक्रमण करके कब्जा ना कर ले। तो ये कुछ चीजें हैं वैश्वीकरण के विरोध के बारे में। ठीक है, 6 पॉइंट आपको समझाए गए हैं, 4-5 लिख देंगे तो मार्क्स मिल गए। अगर 4 नंबर में भी आता है तो भी पूरा लिख देंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। तो बस जो समझाता जाता हूँ वो अच्छे से समझते चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन फ्लड बेसिकली दूध की क्रांति का एक मुख्य चरण था। तो 1960 के दशक में मिल्क मैन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन बन सकता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो मशहूर थे वर्गीस कुरियन। इनके द्वारा गुजरात का एक शहर था जिसका नाम था आणंद। यहाँ से इन्होंने एक सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन चलाया, जिसके तहत इन्होंने गांव-गांव से दूध इकट्ठा करना शुरू किया और लोगों को पैसे दिए, यानी कि दूध को एकत्र किया अपने पास। इन्होंने दूध के उत्पादन को केंद्रीय स्तर पर फैलाने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं को, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा। फिर उसके बाद लगभग 25 लाख दूध उत्पादक इसमें सम्मिलित हुए और आज जो हम ये अमूल दूध वगैरह लेते हैं पैकेट वाला, ये एक तरीके से इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड क्या है, ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड या दूध की क्रांति एक ही चीज है। अब इसी चीज को आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑपरेशन फ्लड? ये एक मिल्क रिवॉल्यूशन का पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड 22 देखते हैं। दो क्वेश्चन है। सुरक्षा की अपरंपरागत अवधारणा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद विश्व के समक्ष खतरे के नए स्रोत के रूप में महामारी एक बहुत बड़ा कारण है, इन्हीं 4 तरीकों के द्वारा। तो सबसे पहले अपरंपरागत अवधारणा के कोई 4 विशेषता। तो बेसिकली इस अवधारणा में सैन्य खतरा तो होता ही है, सैन्य खतरे के साथ साथ ऐसे खतरे भी सम्मिलित किए जाते हैं जो मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाए। ठीक है, इसमें क्या बात कही जाती है? तो इसमें नागरिकों की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बेहतर माना जाता है, यानी कि बड़ा माना जाता है, दर्जा अधिक दिया जाता है नागरिकों की सुरक्षा। सुरक्षा के 3 और तत्व थे, जैसे कि किन चीजों को सुरक्षा मिलेगी, किन खतरों से सुरक्षा मिलेगी और सुरक्षा के तरीके क्या होंगे। तो फिर यहाँ पे ये बात की गई कि केवल राज्य नहीं बल्कि व्यक्तियों को, समुदायों को, सभी को अपनी मानवता को बचाने के लिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। तब जाके इस सुरक्षा की अवधारणा को मानवता की सुरक्षा कहा गया, इवन इसे विश्व सुरक्षा भी कहा। बेसिकली इसमें बात आ जाती है मानवता की रक्षा के लिए कई नजरिए सामने आए थे। इसके अंतर्गत अभाव से मुक्ति, भय से मुक्ति। अभाव यानी कि आवश्यकताओं से मुक्ति, जो आवश्यकता है वो प्राप्त हो जाए। भय से मुक्ति, किसी भी प्रकार का डर ना हो। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? अपरंपरागत अवधारणा के अंतर्गत। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था कि विश्व के समक्ष एक नए खतरे के रूप में महामारी बहुत बड़ा था। बेसिकली देखो, HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स, ये ऐसी महामारियां हैं जो प्रवास की वजह से, व्यवसाय की वजह से, पर्यटन की वजह से या फिर किसी अन्य सैन्य अभियान की वजह से फैलती हैं, क्योंकि इसी के संबंध में एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो बाकी के लोगों के साथ में संपर्क बनता है। अबोला, अबोला वायरस, हंता वायरस, हेपेटाइटिस, ये ऐसी नई बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें अभी जानकारी नहीं है और इनकी वैक्सीन भी हमारे पास नहीं है। लगभग 2003 तक पूरी दुनिया 4 करोड़ HIV एड्स से संक्रमित हो चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बीमारियों का हमारे पास इलाज नहीं है। कुछ बीमारियां जैसे कि टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार, हैजा, जब ये शुरू-शुरू में आई तो इसका भी इलाज नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे ये औषधि प्रतिरोधक बन गई, यानी कि इनकी जो दवाई थी वो बन गई। अब इसी चीज को आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 22।
पहले हिंदी में समझ लो जो मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 22 के दोनों पार्ट यहाँ पे मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, दो क्वेश्चन हमारे हैं और पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये है और सेकंड का हमारा यहाँ से स्टार्ट। अब आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर डी। बेसिकली 4 मार्क्स के यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा यहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 युद्ध हुए थे, बिल्कुल राइट, तथा अन्य कारणों की वजह से इसके संबंध काफी खराब हुए, समझाइए। तो बेसिकली हमें युद्धों के बारे में बताना है और एक दो अन्य संबंध, अन्य कारण जिससे संबंध खराब। तो बेसिकली 4 युद्ध कौन कौन से थे? सबसे पहला युद्ध हुआ था 1948 में। अब ये युद्ध क्या था? तो यह युद्ध कश्मीरी मुद्दे को लेकर था। कश्मीरी मुद्दे को लेकर कैसे? जब भारत का विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान का, तब भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ, क्योंकि इसका जो प्रथम हिस्सा था वो तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया और एक हिस्सा जम्मू कश्मीर प्रांत बन गया। तो पाकिस्तान ये कहता था कि ये हिस्सा भी जो है वो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा है। इसके खिलाफ युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध हुआ था गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में कच्छ के रण के लेकर, यानी कि ये सीमा विवाद है। तीसरा युद्ध हुआ था बांग्लादेश। आपको पता होगा 1971 में जब बांग्लादेश में हमने सेना भेजी थी और जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसके साथ में भारतीय सेना ने लड़ाई की और पूर्वी पाकिस्तान जो है, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो नियुक्त हुआ था। तो एक ये कारण था। फिर आपको बताया 1999 का कारगिल युद्ध था। तो पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादी भारत और पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा थी वहां पे आए और वहां पे जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 4 युद्ध जिनके बारे में हमें यहाँ पे समझाना था। उसके बाद अन्य कारण भी हैं। परमाणु हथियार एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में 1998 में पोखरण में अपना परमाणु परीक्षण कर लिया था। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया। तो एक तरीके से ये दोनों देश आपस में परमाणु हथियार एकत्र कर रहे हैं, नवीन हथियार एकत्र कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के हथियार एकत्र कर रहे हैं, जो कि युद्ध का कारण बन सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर यहाँ पे मतभेद है। भारत कहते हैं हम आपको उतना पानी नहीं देंगे जितना आपको चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे इलाके जो हैं वो उसमें वो सूखे ग्रस्त हो जाएंगे। कच्छ के रण में सरकारिक सीमा रेखा जो है इसको लेकर विवाद बना रहता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको यहाँ पे समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 23 आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो क्वेश्चन को यहाँ से समझ सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1948, सेकेंड 65, थर्ड 71 एंड 99 4। उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में आप लिखेंगे। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई आंदोलन हुए। कोई दो उदाहरण लिखकर समझे, यानी कि पर्यावरण के आंदोलन से संबंधित दो उदाहरण में समझे। तो ऐसे लोग जो पर्यावरण के प्रति सचेत थे, जागरूक थे, जो पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते थे, वे पर्यावरण संरक्षण के चलते, मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए थे, जो कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तर पे चलाए गए। अब कौन कौन से आंदोलन चलाए गए? सबसे पहला आंदोलन था वन आंदोलन। ये कहाँ चले थे? तो दक्षिणी देश, वर्ल्ड के दक्षिणी देश जैसे कि मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशिया अफ्रीका और भारत, यहाँ पे वनों की कटाई अत्यधिक तेजी मात्रा में हो रही थी। तो वनों की कटाई को रोकने के लिए वन आंदोलन चलाए। दूसरे आंदोलन थे खनिज उद्योग। खनिज उद्योग क्या करते हैं कि धरती के अंदर से जो भू संसाधन मौजूद होते हैं उनको निकालते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा रसायनों का उपयोग होता है। अब ये रसायन जब उपयोग होते हैं तो ये क्या करते हैं, भूमि को भी प्रदूषित कर देते हैं और भूमि से जो आसपास का जल होता है उसे भी ये प्रदूषित कर देते हैं। साथ ही साथ वनस्पतियों का ये विनाश करते हैं, क्योंकि कहीं पे अगर खनन कार्य करना है तो वहां पे वनस्पतियों का विनाश कर देते थे। इसकी वजह से बहुत सारे जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता था। इन सभी उपरोक्त नकारात्मकता की वजह से खनिज उद्योगों का विरोध किया जाता है। उदाहरण है फिलीपींस का। तो कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, इसके खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसका कारण था परमाणु शक्ति को, मतलब कि परमाणु शक्ति से संबंधित, ठीक है। एक अन्य यहाँ पे संबंधित आ जाता है बड़े वाहनों के खिलाफ। इनका उद्देश्य ये था कि नदियों और घाटियों को प्रदूषित होने से बचाना।
विश्व का सबसे पहला बांध विरोधी आंदोलन चलाया गया था दक्षिणी गोलार्ध में 1980 के दशक में। ऑस्ट्रेलिया में चला आंदोलन फ्रैंकलिन नदी, इसके पर्वतीय वनों को बचाने का आंदोलन था, यानी कि फ्रैंकलिन जो नदी थी इस पर भी आंदोलन चला था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो पर्यावरण के प्रति सचेत थे, पर्यावरण के प्रति जागरूक थे, उससे हानि से बचना चाहते थे, उन्होंने यहाँ पे आंदोलन चलाए, जिसमें सबसे पहले वन आंदोलन, खनिज उद्योग आंदोलन और फिर बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन, ये हमने यहाँ पे समझते हैं। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट मूवमेंट क्या रहे, मिनरल इंडस्ट्रियल मूवमेंट क्या रहे, एग्जाम्पल फिलीपींस का लिख देंगे, मूवमेंट्स अगेंस्ट बिग डैम्स, इसके बारे में यहाँ पे इसमें लिखेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखो बेसिकली ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणामों की चर्चा। अब देखो मैं क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे समझाऊंगा कि 6 मार्क्स में भी आएगा, उसमें उसमें से भी जो 4 नंबर का है उसमें 75% भी होंगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले परिभाषा हम लिख देंगे, सामान्य अर्थ में विभिन्न देशों के बीच विचारों का, व्यक्ति, वस्तु, संसाधन और पूंजी का प्रवाही वैश्वीकरण कहलाता है। इसके कई आर्थिक परिणाम निकले। तो सबसे पहला देखो एक चीज याद रखना, जब भी परिणाम पूछा जाए वैश्वीकरण का, अगर पूछा गया वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम, तो याद रखना आपको दोनों पार्ट लिखने हैं, सकारात्मक नकारात्मक। अगर पूछा जाएगा आर्थिक परिणाम क्या है तो एक ही लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों समझेंगे। वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या लिखें, प्रौद्योगिकी का विकास, यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर, इससे जुड़ी जो सेवाएं थी उसका प्रचार बहुत तेजी से हुआ और विभिन्न देशों में बहुत सारे जो उद्योग जो तकनीकें थी वो अधिक तेजी से विकसित होने लगी। आयात और निर्यात पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो पूरी तरीके से खत्म होने लगे, व्यापार अत्यधिक तेजी से होने लगा था, विदेशी मुद्रा आने लगी थी और वैश्विक संबंध अच्छी तरीके से होने लगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी व्यापार में देशों को विदेशी मुद्रा मिली, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल जो ट्रेड था उसको बढ़ावा मिला। अर्थव्यवस्था में सुधार, जिन देशों ने वैश्वीकरण को अपनाया उन देशों में व्यापार, वस्तु, पूंजी, इन सभी के प्रवाह की वजह से आर्थिक स्तर पर उसकी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हुई। वस्तु की उच्च गुणवत्ता, विभिन्न देशों में तथा विदेशी मतलब कि विभिन्न देशों में जो विदेशी कंपनियां आई उसकी वजह से मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो एक तो सस्ता, अच्छा और ज्यादा हमें ऐसी सामग्रियां मिलने लगी। तो ये है वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने आपको समझाया। नकारात्मक परिणाम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम 4 समझ लेंगे नकारात्मक परिणाम। पहला है छोटे उद्योग खत्म, क्योंकि जब बड़ी बड़ी उद्योगों की कंपनियां आई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, तो इन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया इन छोटी छोटी कंपनियों। असमान विकास, क्योंकि जो लोग अमीर थे वो इसमें अमीर होते चले, यानी कि एक तरीके से जो पूंजीपति लोग थे वो तो और विकसित हो गए और मजबूत हो गए, और दूसरी तरफ जो दूसरे अन्य समाज के तबके थे वो और ज्यादा पिछड़ गए। विकसित देशों की कठोर वीजा नीति, यानी कि कई बार वैश्वीकरण के लिए जो देश हैं, विकसित देश हैं, उनकी वीजा नीति जो है वो यहाँ पे बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि जब तक किसी देश में दूसरी कंपनी जाएगी नहीं, व्यापार होगा नहीं। राजनीतिकों का ये कहना है कि नागरिकों को मिलने वाला जो एक सामाजिक सुरक्षा कवच था वो अब इनसे हट चुका था और इसके पुनर्निर्माण की जरूरत थी। सुरक्षा कवच में उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजें, ठीक है। वैश्वीकरण के आर्थिक और सकारात्मक परिणाम जो हैं वो आपको समझ में आ गए। सकारात्मक क्या है ये देख सकते हैं और नकारात्मक क्या है यहाँ से देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, डिस्कस द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव है वो क्या रहे, देन उसके बाद जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो क्या रहे, वो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इसकी शुरुआत मतलब 26 है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि विकास के संबंध में थी। तो देखो संबंध में थी, सिर्फ ये दिया और बताया गया कि वर्णन कीजिए। तो शुरुआत जो थी वो इसकी 1951 में हुई थी और ये 1956 तक चली थी, क्योंकि 1956 के बाद में 5 वर्ष के लिए फिर से एक बार द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो बजट था, विकिपीडिया के हिसाब से मैं बता दूं आपको, लगभग 2300 करोड़ था।
इसका जो खाका था वो एक युवा अर्थशास्त्री थे के एन राज, इनके द्वारा तैयार किया गया था और इन्होंने ये दलील दी थी कि शुरुआती सालों में हमें अपने विकास की जो गति है वो उसे धीमा रखना होगा, फिर जो मतलब कि विकास है तेज करना और इस धीमी गति के दौरान हमें कृषि का जो विकास है वो तेज करना। इन्होंने भाखड़ा नांगल जैसी जो बड़ी-बड़ी विशाल परियोजनाएँ थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा धनराशि इन्होंने आवंटित की, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे थे जो उपजाऊ नहीं थे, ठीक है? जहाँ पे संसा मतलब कि उपजाऊ थे। बेसिकली क्या है कि जहाँ पे भूमि और संसाधन सही मात्रा में उपलब्ध थे, वहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और अत्यधिक तेज़ी से विकसित किया। भूमि सुधार कानून जैसे खेतों की चकबंदी, जमींदारों से जमीन छीनकर भूमि किसानों को दे देना, ऐसे कानून बनाए गए। सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए भाखड़ा नगर यानी कि ये परियोजनाओं पे कार्य किए गए। तो बेसिकली ये जो छोटा-सा टॉपिक था, वैसे ये 2 नंबर में होना चाहिए था, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? उसके बाद 26 इन इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हो इज़िली तरीके से और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। 2 क्वेश्चन है हमारे। चीन के विकास की कहानी, एक अनूठी कहानी है, वर्णन कीजिए। ठीक है? चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन। तो 1 अक्टूबर 1949 को चीनी क्रांति के बाद चीन में साम्यवाद की स्थापना हुई एवं पूंजीवाद को इसने पूरी तरीके से खत्म किया। लेकिन फिर धीरे-धीरे इसने देखा कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, तो इसने साम्यवाद को खत्म करके पूंजीवाद को अपनाया। तो इसने अर्थव्यवस्था को एक चरणबद्ध तरीके से खोला और 1972 में इसमें इसने एकांतवास खत्म कर दिया। 1973 में प्रधानमंत्री थे यहाँ के चाउ एन लाई, उनके द्वारा कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी इसके आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनको बाद में माना भी गया। 1982 में खेती का और 1998 में औद्योगिकरण का निजीकरण कर दिया। अब किसी भी चीज़ का निजीकरण करते हो, तो उससे सरकार को बहुत फ़ायदा होता है। खुले द्वार की नीति 1978 ये बहुत अहम रही है। उस दौरान इसके तत्कालीन नेता थे देंग शाओपिंग। इन्होंने चीन में आर्थिक सुधार किए और खुले द्वार की नीति अपनाई, जिसके तहत पूंजी और प्रौद्योगिकी इसका निवेश बढ़ने लगा और एक बाजार मूलक अर्थव्यवस्था यानी कि कंपनियों के आने की वजह से बाजार मूलक अर्थव्यवस्था पे खड़ी हुई। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ठीक है, सेज, यहाँ से कुछ अवरोधों को हटाया गया ताकि विदेशी निवेशक यहाँ आ सके अपना व्यापार कर सके। सार्वजनिक कृषि की समाप्ति हो गई, जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पे। हाँ, खेती इसका निजीकरण कर दिया गया। तो कृषि की समाप्ति कर दी, सार्वजनिक तो निजी यानी कि निजीकरण कर दिया। इससे क्या हुआ? कृषि उत्पादों में बढ़ोतरी हुई, ग्रामीण आय में बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और खाद्यान्न संकट भी समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा के भंडार की वजह से अब ये विदेशों में अच्छे से निवेश कर पा रहा था। रक्षा परिषद की इसने स्थायी सदस्यता प्राप्त की 26 अक्टूबर 1971 को अमेरिका की मदद से। डब्ल्यूटीओ की सदस्यता इसने प्राप्त की 2001 में। सदस्यता प्राप्ति के बाद इसने विदेशों से जो लोग चीन से व्यापार करने लगे, तो विदेशों से बहुत से लोग जो थे डब्ल्यूटीओ के सदस्य के बनने के बाद चीन के से व्यापार करने लगे और निजीकरण, बैंकिंग, पर्यटन, संचार ये सारी चीज़ों का यहाँ पे ना शुरू कर दिया। एक तरीके से जो चीन है, ठीक है, इसके विकास की कहानी बहुत ही एक अनूठी कहानी रही है। तो सिंपल सा चीन के विकास को हमें समझाना, जो कि हमने यहाँ पे समझा। ठीक है? अब आ जाता है हमारा अगला अथवा यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया काफी उलझी हुई लगती है। फिर भी आज इसकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से विकसित हो रही हैं, यानी कि इसके समृद्ध देश। कथन के संदर्भ में यूरोपीय संघ की कोई 4 विशेषताएं लिखी है, यानी कि हमें यूरोपीय संघ की 4 विशेषताएं बतानी और कुछ नहीं। तो 1991 में जब सोवियत संघ विघटित हो गया, उसके पश्चात यूरोपीय संघ की स्थापना बहुत तेजी से वृद्धि आई और 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना पूर्णतः हो गई। अब विशेषताएं समझो। हालांकि इसने संविधान अपना बनाने की कोशिश की, उसमें ये असफल रहा, लेकिन फिर भी इसके पास अपना खुद का एक झंडा है, खुद का अपना राष्ट्रगान है, खुद का इसका स्थापना दिवस है और खुद की इसकी मुद्रा है जिसे हम यूरो कहते हैं। ठीक है, ये विशेषताएं होंगी। उसके बाद एक संघ के रूप में इसकी एक अपनी समान विदेश नीति है, इसकी सुरक्षा नीति है, आंतरिक मामले न्याय से जुड़े मुद्दे हैं, समान मुद्रा चलाने के लिए एक नियम जो था वो तैयार किया गया। शुरुआत में यूरोप का सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा। 2016 में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाने लगी और इसका सकल घरेलू उत्पाद जो था वो 17,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया, जो कि लगभग
अमेरिका के बराबर था 2016 में। ठीक है, इसकी मुद्रा जो है यूरो, ये अमेरिकी डॉलर के प्रवृत्ति के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे ये इसको बीट कर जाए। यूरोपीय देशों के द्वारा साझा कृषि की नीति को अपनाया गया, जिससे वहां के देश जो थे वो खाद्यान्न संपन्न हो गए और अकाल की स्थिति भी समाप्त हो गई। विश्व व्यापार संगठन, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ये इसके जो देश है वो क्या है, सदस्य हैं। तो इस तरीके से यह यूरोपीय संघ की कुछ विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के हमारे ये दोनों पार्ट आई होप आपको यहाँ पे, सॉरी 27 ये दोनों ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाई जा रही है और मैं आशा करता हूँ सारी चीजें आप समझ भी रहे हैं। एंड इंग्लिश में आप यहाँ पे इजीली तरीके से देख सकते हो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो आप यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, ये इतना सा। अब आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर ए। तो बेसिकली सेक्शन नंबर ई जो है ये 10 अंक का है, दो क्वेश्चन होंगे 5-5। तो भारत के क्वेश्चन 28 है, भारत के दिए गए मानचित्र में ए बी सी डी ई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें उत्तर पहचानिए और उनके नाम के आगे की दी गई जानकारी के अनुसार क्रम संख्या संबंधित अक्षर तालिका के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको मैप नहीं लगाना है, उत्तर पुस्तिका में आपको तालिका बना के समझाना। सबसे पहला, सरदार पटेल का गृह राज्य। पोटी सीतामढ़ी से संबंधित राज्य। वह राज्य जहाँ के शासक को बोधचंद्र कहा गया, मतलब बोधचंद्र थे। वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ अनुच्छेद 370 लगाया गया, मतलब कि हटा दिया गया, बेसिकली खत्म कर दिया। 1947 के भारत पाकिस्तान के विभाजन से प्रभावित राज्य। अब देखो जब आप मैप को करोगे तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये यहाँ पे जो है ये देशों के मतलब इस देश के जो राष्ट्र हैं, सॉरी जो राज्य हैं, वो यहाँ पे इंगित किए गए हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जो जानकारी यहाँ पे ये 5 दी गई है, इसके अनुसार समझना है। तो पहला सरदार पटेल का गृह राज्य, तो पहला क्या है, हमें समझना है कि सरदार पटेल का गृह राज्य क्या है, तो वो है गुजरात। अब हम क्या करेंगे, ये जो है तालिका यहाँ पे लिखेंगे, संबंधित अक्षर ए है और नाम है गुजरात। अब यहाँ पे एक सेकेंड, ए और गुजरात। सेकंड देखो, कोटिस तैमूर से संबंधित राज्य, तो राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश है। देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश का ऑप्शन नंबर दे रखा है सी। ठीक है, यानी कि सी इंडिकेट कर रखा है, तो हम लिखेंगे संबंधित अक्षर सी और आंध्र प्रदेश। तीसरी जानकारी है, वह राज्य जहाँ के शासक बोधचंद्र थे। तुम्हें पता है मणिपुर के शासक बोधचंद्र थे। देखते हैं, ये रहा मणिपुर। अब ये मणिपुर को किस अक्षर से साइन किया गया है, बी से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे मणिपुर। फोर्थ आ जाता है, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां से अनुच्छेद 370 हटाएगा। सभी को पता होगा जम्मू और कश्मीर, तो यहाँ पे हम लिखें देंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, ई। अगला है 1947 के भारत पाकिस्तान के विभाजन से तो बहुत से राज्य प्रभावित हुए से, लेकिन यहाँ पे दर्शाया गया है डी, यानी कि पंजाब, चौंसठ तरीके। तो जानकारी संबंधित अच्छे राज्य का नाम आप इस तरीके से लिखें। अब जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसका नाम है नागपुर। वह नेता जिसकी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई, कोटी श्रीरामुलु। निजाम से संबंधित राज्य कौन था, हैदराबाद। तेलंगाना राज्य का उदय किस वर्ष में हुआ, तो 2014 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1996। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 से संबंधित जो हमारा मैप था इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्वेश्चन को और इस तालिका को कुछ इस तरीके से भरेंगे। ठीक है, तो जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए इस तरीके। ठीक है, अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ये बेसिकली है चित्र से संबंधित। चित्र से संबंधित क्वेश्चन क्या है, देखो ये चित्र में पूछा गया है, इस कार्टून में दर्शाया गया कौन सा भाग चीन से संबंधित। तो ये जो चीन की दीवार, तो ये जो दीवार है और ये जो ये ड्रैगन का मुंह है, ये क्या है, चीन की महान की दीवार और ड्रैगन चीन के भाग का प्रतीक। कार्टून के आधार पर चीन की शक्ति का आकलन किया। तो चीन में जब से सुधार आरंभ हुए थे तब से तीव्र गति से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला देश रहा है ये। अनुमान है कि 2040 तक आते आते ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था, इसकी जनसंख्या, इसके भूमि संसाधन, इसकी क्षेत्रीय स्थिति
और इसका राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण विधि से एक तरीके से यहाँ पे विकसित हो रहे हैं। तीसरा है, चीन विश्व की अगली महाशक्ति होता है। इस कथन को दो तर्क द्वारा न्यायित। चलिए समझते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक चीन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर एक महान आर्थिक शक्ति बन जाए। यह पूर्व एशियाई वृद्धि का एक इंजन है कि पूर्व एशियाई देशों में ये वृद्धि के लिए सबसे अहम है, जिसके चलते क्षेत्रीय मामलों में, आसपास के क्षेत्रीय मामलों में इसकी भूमिका अधिक है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है ये। इसके पास विशाल विदेशी विनिमय रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है कि किसी ऐसे टाइम पर जब पैसा ना हो तब उसका यूज करना, तो बहुत बड़ा रिजर्व है इसके पास, जिसके कारण ये अन्य देशों में निवेश करने में सक्षम। ये डब्ल्यूटीओ में इसका प्रवेश भविष्य की आर्थिक व्यवस्था को आकार प्रदान करने में सहयोगकारी सिद्ध हुआ। डब्ल्यूटीओ में ये जब सदस्य बना है डब्ल्यूटीओ का, तब से हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल पर आने वाले टाइम पर ये व्यापार को प्रभावित करेगा। और ये आपको पता है चीन जो है सुरक्षा परिषद का भी स्थायी सदस्य है, तो ये भी आप लिख दो। तो कार्टून से संबंधित ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, 1 मार्क्स का एक 2 का और एक सेकेंड, यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए सार्क का पूरा नाम, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। सार्क के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। मालदीव होना चाहिए यहाँ पे। सार्क के 2 उद्देश्य, दक्षिण एशिया देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परस्पर सहयोग को मजबूत करना। अब चित्र से संबंधित इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। ये चित्र है हमारा और ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं। इन 3 क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारा ये है, सेकंड का आंसर ये है एंड देन थर्ड का आंसर हमारा। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेक्शन नंबर ई जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर एफ। इसमें 6 मार्क्स के 3 प्रश्न होंगे और 3 प्रश्न में हर एक प्रश्न में आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी। ठीक है, 18 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 30, सोवियत संघ के विघटन के कोई 6 परिणाम हैं। दूसरा, सोवियत संघ के विघटन के पहले भारत और सोवियत संघ के संबंध एक अच्छे दोस्त की भांति याद रखे जाते। अपने उत्तर के कोई 6 तरीके लिखिए, यानी कि एक में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताने हैं और एक में सोवियत संघ के विघटन से पहले भारत के इसके साथ में संबंध कैसे। ठीक है, चलिए समझिए। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन कई कारणों से हो गया, जिसके कई परिणाम। सबसे पहला तात्कालिक परिणाम निकला कि वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसने लगभग 70 सालों तक भ्रष्टाचार को फैलाया, उस पार्टी पर प्रतिबंध लग गया था। पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और लोकतंत्र की एक नई राह चल पड़ी। स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्र को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि CIS इसका निर्माण। शीत युद्ध समाप्त हो गया क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो वो समाप्त हो गया। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में पूंजीवाद और साम्यवाद की जो लड़ाई थी विचारधाराओं की, वो खत्म हो गई। दोनों के बीच में जो गुटबंदी थी, पूर्वी और पश्चिमी गुट की गुटबंदी, ये भी खत्म हो गई। दोनों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो हथियारों को लेकर, गुटों की सेनाओं को लेकर, हथियारों को संचय करने को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर जो होड़ लगी हुई थी, वो भी खत्म हो गई। विश्व में अब एक ही महाशक्ति बची जो कि अमेरिका थी। अब इसे कोई भी टक्कर देने वाला नहीं था। स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। हमें पता है सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, तो जब ये विघटित हुआ तो नव 15 गणराज्य उदय हुए। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अपना आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे करें। और इसके बाद रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया। ठीक है, रूस सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ को चुना गया और इसे वे सभी अधिकार मिले जो सोवियत संघ को मिले थे, जैसे कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, परमाणु संपन्न देश का दर्जा, और जो नीतियां सोवियत संघ ने की थी उन पर रूस भी अमल करता। इसके बाद में जब ये नव स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, तो ऐसे गणराज्यों में गृह युद्ध, बगावत और बाहरी ताकतों की दखलंदाजी दी गई, यानी कि तनाव और संघर्ष यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सोवियत संघ के विघटन के कारण कई तो थे, लेकिन परिणाम इसके बहुत थे। तो परिणाम क्या क्या थे, आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो समझाई है समझ। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है,
सोवियत संघ के विघटन से पहले भारत और सोवियत संघ के संबंध एक अच्छे दोस्त की बात थी, याद रखें। जैसे हम निम्नलिखित तर्कों से समझ सकते हैं। पहला तर्क, देखो बहुत अच्छे तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है, सांस्कृतिक। तो भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक जैसे कि राज कपूर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, इनकी फिल्मों के, इनके गानों को सोवियत गणराज्य के कई घरों में कई लोग इसे सुनते हैं। और कई बार तो भारतीय लेखक और भारतीय कलाकार सोवियत संघ की यात्रा भी करते हैं। आर्थिक, सोवियत संघ ने भारत में कई इस्पात संयंत्र जैसे कि भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम ऐसे इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने में मदद की थी। साथ ही साथ भारत में हैवी इलेक्ट्रिकल्स, मशीनरी संयंत्र और आर्थिक तथा तकनीकी सहायता सोवियत संघ के द्वारा प्रदान की गई। व्यापार, जब भारत में अकाल की स्थिति पड़ी थी 1960 के दशक में, तब भारत के पास में विदेशी मुद्रा खत्म हो गई थी। तब सोवियत संघ ही हमारे साथ में रुपए में व्यापार करने के लिए आ गया। ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष, सोवियत संघ की सहायता से ही भारत ने 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद सैनिक, 1980 के दशक में सोवियत संघ से, मतलब 1980 के दशक, एक सेकंड, 1980 के दशक में, हाँ, जब 1980 का दशक था, तो सोवियत संघ से भारत ने लगभग 13,000 करोड़ के हथियार खरीदे। और समय समय पर सोवियत संघ भी भारत को लड़ाकू विमान, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर वगैरह प्रोवाइड करवाता रहा। सोवियत संघ ने हमेशा से, जब भी यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा उठता था, तो ये खत्म हो गया, तो हमेशा भारत का समर्थन किया था। 1971 के जब बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश संकट आया था, उसके बारे में जब ये युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, तब इसने मदद की थी। भारत ने भी सोवियत संघ की जो विदेश नीति है, इसको अप्रत्यक्ष तरीके से समर्थन दिया था, यानी कि मदद की थी एक तरीके से, ये कह सकते हैं। तो जो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनते थे क्वेश्चन नंबर 30 में, दोनों ही क्वेश्चनों के उत्तर बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई। इंग्लिश में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपका यहाँ से स्टार्ट। ठीक है। पार्ट 1 जो है, उसके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखिए लिखा हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। और सेकंड जो है, उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, अथवा वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर। ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 खत्म। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय विभाजन के क्या परिणाम निकले। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और दूसरा है, राज्यों के पुनर्गठन पर नोट। देखो 4-5 वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन 6 नंबर का, बहुत अच्छा माइंड गेम खेल रखा है इन्होंने। तो देखो सबसे पहले भारतीय विभाजन के परिणाम, इसको समझते हैं। तो 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, 1947 की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गया था और एक नया देश पाकिस्तान। ठीक है। तो हुआ यूं कि बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह आबादी जो थी वो जाने के लिए मजबूर हो गई थी। ठीक है। आबादी का स्थानांतरण जो था वो आकस्मिक था, यानी कि एकदम जल्दी से था, किसी को नहीं पता था कि रातों रात वो किसी एक दूसरे देश में निवास कर रहे। अनियोजित था, कोई योजना नहीं बनाई हुई थी। त्रासदी, यानी कि बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सीमा के इस पार उस पार जाना पड़ा। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। अधिकतर सांप्रदायिक हिंसाएं जो थी वो लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता। ठीक है। लाहौर में, अमृतसर में, क्योंकि ये पाकिस्तान की सीमा के पास में थे। कलकत्ता जो कि बांग्लादेश की सीमा के पास में था। तो यहाँ पर क्या हुआ, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई, हत्याएं हुई। दोनों तरफ जो अल्पसंख्यक थे वो अपने घरों से भाग खड़े हुए, यानी कि जो पाकिस्तान में अगर हिंदू अल्पसंख्यक थे तो वो भारत आ रहे थे, भारत में अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे तो वो पाकिस्तान जा रहे। तो अल्पसंख्यकों का भागना एक दूसरे में चल रहा और उन्हें एक शरणार्थी शिविरों में रखा जा रहा। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया, उनसे जबरन शादी की जाती थी, उनको धर्म मनवाने के लिए उन्हें जबरदस्ती की जाती थी उनके साथ, इस तरीके से। भारत और पाकिस्तान के लेखकों ने, कवियों ने, फिल्म निर्माताओं ने
अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों के माध्यम से विस्थापन की इस त्रासदी को लोगों के सामने लाने का प्रयास किया था बहुत अच्छी तरीके। ठीक है, तो भारतीय विभाजन के क्या परिणाम निकले, आई होप अब इसके बारे में कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो इसमें एक दो पॉइंट और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते। ठीक है, सारी चीजें समझ गए। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है राज्यों के पुनर्गठन पर नोट, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। तो राज्यों का पुनर्गठन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं। तो सबसे पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तब 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था नागपुर। इसमें इस बात को स्वीकार लिया गया था कि जब हमें आजादी मिल जाएगी तो हम राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करेंगे। लेकिन जब हमने आजादी प्राप्त की और बंटवारा हमने देखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी ऐसे अन्य नेताओं ने ये कहा कि अगर हमने भाषा के आधार पर देश को बांटा तो देश बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। तो सरकार ने इस मसले को रोकने के लिए एक प्रयास किया कि सभी ने मतलब कि सरकार ने इसको रोकने का प्रयास किया कि अब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं। तब जो राज्य थे, ठीक है, यानी कि उस समय रजवाड़ी हुआ करते थे, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मद्रास में ये समस्या सामने आई। तो मद्रास में कई सारे राज्य इसमें समस्या पहले के अभी के जो राज्य हैं, तो मद्रास में समस्या बढ़ी। जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, इन्होंने मद्रास से अलग अपने लिए एक अन्य देश जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, इसकी मांग इन्होंने शुरू कर दी थी। तो सरकार जो थी वो इस फैसले को लेकर असमंजस में थी कि हम इसको मांग को माने या ना माने। तभी यहाँ पे एक और आकस्मिक घटना घट जाती है कि एक कांग्रेसी नेता जिनका नाम था श्री रामुलु पोट्टी, श्री पोट्टी रामुलु, तो इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तब जनता का क्रोध और बढ़ा और मद्रासों के जो विधायक थे इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और जब मद्रासों के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और इस नेता की मृत्यु हो गई, तब मजबूरन जवाहरलाल नेहरू जी को 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की मजबूरी दे दी गई। अब जब एक राज्य बन गया भाषा के, तब अन्य भाषी जो लोग थे उन्होंने भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिया, आंदोलन चलाए। तब ये तय किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तो इसके लिए कैसे किया जाए, तो उन तरीकों का पता लगाने के लिए 1953 में एक राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इस पुनर्गठन आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और ये कहा कि जो एक अधिनियम उन्होंने बनाया, राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम, इसके अंतर्गत लगभग 14 राज्य, लगभग नहीं बल्कि एक्यूरेट है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसीलिए जब आप अपनी सेकंड बुक में देखोगे स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें जो एक मैप दे रखा होगा बहुत ही क्लियर मैप है, क्योंकि अभी के टाइम पे 28-29 राज्य हैं, 7-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जितना अभी वर्तमान में है उससे 2 गुने राज्य आज हमें देखने को मिलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश 1 या 2 ही बटे। ठीक है, तो सेकंड भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन 30 बन गए। भारतीय विभाजन के परिणाम, राज्यों के पुनर्गठन आयोग पर नोट। विभाजन के क्या-क्या परिणाम निकले ये हमने समझ लिया और राज्यों के पुनर्गठन आयोग पर नोट, ये भी हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ आसान तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जो कि राज्य के पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा 1 घंटा हो चुका है और अभी 10 मिनट और लगेंगे 2 क्वेश्चन हमें समझने। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जब बात उठती है शुरुआत सुरक्षा परिषद से, यानी कि जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुधार की बात उठती है तो शुरुआत होती है सुरक्षा परिषद से। आखिर ये क्या है और इसमें कौन से सुधारों की आवश्यकता है? यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें सुरक्षा परिषद क्या है और इसमें सुधार की आवश्यकता क्या है, ये समझाना है सिंपल सा। ठीक है, तो पहले इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी सुधार की बात उठती है सुरक्षा परिषद, तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अगर हम इसके कार्य की बात कर लें तो देशों को विवाद से सुलझाना, शांति भंग करने वालों को सजा देना और विश्व में शांति बनाए रखना, इस तरीके से ये सुधार है।
अब इसमें परिवर्तन यानी कि सुधार की क्या बात होती है? तो सदस्यों में परिवर्तन, अर्थात जो इसके सदस्य हैं उसमें परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले 5 इसके जो स्थायी सदस्य हैं, जैसे इसमें अमेरिका महाद्वीप उससे 1 सदस्य है, यूरोपीय महाद्वीप से 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य एक महाद्वीप से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और एशिया महाद्वीप जो कि बहुत बड़ा महाद्वीप है, उससे केवल 1 है। यहाँ पे एशिया से कम भारत, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अफ्रीका से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, दक्षिणी अमेरिका जो है वहाँ से भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जापान, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील ये सभी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रबल दावेदार हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सदस्यता नहीं मिल रही है, तो हमें इसके सदस्यों में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा अस्थायी सदस्यों के बारे में बात। तो इन सदस्यों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है महासभा के द्वारा, और कार्यकाल के बाद इन्हें दोबारा ही निःशुल्क नहीं किया जाता, बहुत टाइम बाद निःशुल्क करके नियुक्त करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है, इस आम सभा में लगभग ज्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। अब इस आम सभा में जो विकासशील सदस्य देश हैं, तो इस कारण सुरक्षा परिषद में जो फैसले होते हैं उसमें इनकी भी सुनी जानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वैश्विक धरातल पर अगर हम बात करें तो लगभग 196-97 देश हैं, ठीक है? लगभग 196-97, तो 5 देशों के फैसले वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं। तो 190 जो देश हैं, क्या उनकी बातों को सुरक्षा परिषद में नहीं रखा जाना चाहिए? रखा जाना चाहिए, बिल्कुल रखा जाना चाहिए। तो उसके लिए भी ये महासभा कहती है कि इसमें परिवर्तन करना है। तो सदस्यों में परिवर्तन स्थायी और अस्थायी। वीटो पावर की समाप्ति, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये कि वीटो की पावर की समाप्ति करनी। सुरक्षा परिषद की जो कार्य प्रणाली है वो हमें एक तरीके से अलोकतांत्रिक लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 देश हैं उन्हें निषेधाधिकार है, बाकी देशों को नहीं है। अब इसमें होता क्या है निषेधाधिकार में, कि स्थायी सदस्यों को एक खास शक्ति निषेधाधिकार मिला है, जिसका उपयोग करके किसी प्रस्ताव को पारित करने से रोका है। आमतौर पे क्या होता है, हम लोकतंत्र में देखते हैं जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो नेता बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 5 देशों के पास अगर वीटो है, तो उन पांचों में से किसी एक ने भी किसी कानून नियम के खिलाफ में, उसके विरोध में अपनी वीटो पावर का यूज किया, तो उन चारों का कोई मतलब नहीं रहेगा और वो नियम बंद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है लगभग 250 बार अभी तक, यानी कि लगभग ऐसे फैसले 250 बार लिए गए जो वैश्विक लेवल पर लेने थे, लेकिन किसी अन्य देश ने, मतलब उन पांचों में से किसी एक ने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। लगभग रूस ने 122 बार इसको यूज किया है। ये चीज तो हमने देख ली कि सुधार हमें कौन कौन से करने चाहिए। सुधार करने पे असमर्थता बनती है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। तो इसके लिए 1992 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसमें 3 शिकायतें थी। पहली शिकायत कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, यानी कि अब वहाँ पे राजनीतिक वास्तविकताएं नहीं चलती हैं, बल्कि वहाँ पे अपनी मनमर्जी चलती है। इसके फैसले पश्चिमी इसके फैसले जो हैं उन पर हमें पश्चिमी मूल्यों की, उनके हितों की, यानी कि बेसिकली पश्चिमी जो उनके मूल्य, उनके हित हैं, ये हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और इनके फैसले, चंद देशों के फैसले पूरी विश्व को मानने पड़ते हैं, ये गलत है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व तो नहीं है, जो कि हमने देखी, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है कि सुरक्षा परिषद है क्या, ये इसमें सुधार की आवश्यकता है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेंसियां, इसकी ताकत। इस संदर्भ में यूनेस्को का वर्णन कीजिए और इसका महत्व। तो हमें सिंपल सा बताना है यूनेस्को है क्या, का वर्णन, और भारत के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए समझते हैं। तो बेसिकली यूनेस्को जो है इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संघ। इसकी स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में इनके जो महानिदेशक है वो है आंद्रे एंजोले। इसका प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं शांति सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि अगर हम यूनेस्को की बात करें तो वैश्विक स्तर पर शिक्षा, संस्कृति, इसको अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शांति
सुरक्षा ये मतलब कि स्थापित करती है। साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रम को प्रायोजित करती है। वैश्विक जो धरोहरें होती हैं, इमारतें होती हैं, जो पार्क होते हैं, इनका संरक्षण करती है। दुनिया भर में लगभग 322 अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों का यूनेस्को के साथ में संबंध हमें देखने को मिलता है। लगभग 322 स्वयंसेवी संगठनों का संबंध है, वो यूनेस्को से है। तो ये यूनेस्को के बारे में छोटी-छोटी बातें। अब भारत के संदर्भ में यूनेस्को का महत्व क्या है? तो भारत के संदर्भ में यूनेस्को का महत्व, तो सबसे पहले भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। यूनेस्को जो है इसकी विरासत सूची में भारत के कई ऐतिहासिक इमारत, कई ऐतिहासिक जो पार्क हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। जैसे कि ताजमहल, काजीरंगा उद्यान पार्क, आगरा किला, सूर्य मंदिर, ये सभी यूनेस्को की विरासत सूची में भारत के संदर्भ में इंगित किए हुए। वर्तमान में 40 धरोहरें यहाँ पे इंगित की गई हैं, यानी कि सूची में इसके दर्ज हैं, और 40वीं धरोहर है हमारी हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण हिस्सा धौलावीरा की, जो कि गुजरात में स्थित। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन थे हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, रक्षा परिषद और यूनेस्को, तो दोनों ही क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे वो यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। एंड आई होप कि आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 का क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और जो पार्ट 2 है, अभी तो पार्ट 1 ही चल रहा है ये यहाँ से, यानी कि पार्ट 1 की अगर हम बात कर लें तो पार्ट 1 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन है पार्ट 1 का, ठीक है, 32 का ये है, यहाँ से स्टार्ट होके आगे जाके ये यहाँ, और जो ऑप्शन में दिया है क्वेश्चन उसका आंसर ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक आपको समझाए गए हैं, आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है सारे के सारे अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएंगे। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और आने वाली जो वीडियोस हैं उनको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।